दरार, दर्द और दहशत, वाकई इन दिनों यही हालात हैं जोशीमठ के। जोशीमठ के हालात दिन पर दिन लगातार खराब हो रहे हैं और यहाँ कई होटल और इमारतों में दरारें आ चुकी हैं, जहां का जायजा लिया हमारे सहयोगी राजेश कुमार ने। तो जोशीमठ के कई मकानों में, कई दुकानों में और कई सड़कों पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं और जोशीमठ जो है वो अब इस वक्त संकट के बीच जूझ रहा है। कई इमारतें झुक चुकी हैं, कई टूट चुकी हैं, कईयों को तोड़ा जा रहा है और कई टूटने की, गिरने की कगार पे हैं। उनको प्रशासन लगातार चिन्हित कर रहा है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पे पहुंचा रहा है। इस वक्त हम जहां खड़े हैं ये एक होटल है और आप अगर इस तरफ देखेंगे तो ये होटल की जो दीवार है और जो छत है वो अलग हो चुकी है। सबसे पहले आप यहाँ मैं आपसे गुजारिश करूंगा, देखिए ये पूरा हिस्सा जो है वो फट चुका है और होटल का झुकाव मेरी तरफ हो चुका है। यानी कि अगर ये दीवार थोड़ी सी ढह गई तो फिर जाहिर है इसकी बुनियाद हिलेगी और ये होटल गिर सकता है, किसी भी वक्त यहाँ पे हादसा हो सकता है। ये पूरा होटल जो है इसका झुकाव आगे की तरफ हुआ है। आप इन दो होटल्स को देखिए, कल तक ये गैप बहुत ज्यादा था जो अब कम हो चुका है। यानी ये इमारत जो है वो इस होटल की तरफ झुकी है और हो सकता है जब हम कल या परसों दोबारा यहाँ पे आए तो ये जो गैप अभी आपको 2 इंच का दिखाई दे रहा है वो भी शायद खत्म हो जाए, क्योंकि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं ये झुकाव होता जा रहा है और ये गैप जो है वो बिल्कुल कम होता जा रहा है। ये होटल भी वो एक इसका झुकाव जो है वो इस तरफ हुआ है और ये पूरा का पूरा जो होटल है उसको खाली करा लिया गया है। और जोशीमठ जो है इस वक्त चूंकि कई तरह की परेशानियों से जूझ रहा है और ये भी एक तस्वीर है, यहाँ पे किसी भी वक्त हादसा हो सकता है। लिहाजा प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ पे लोगों को यहाँ से हटा लिया है, क्योंकि बुनियाद इस होटल की हिल चुकी है और ये किसी भी वक्त गिर सकता है। देखिए आप मेरे सामने इस वक्त जो मेरे पीछे ये आप होटल देख रहे हैं, ये सामने से कितना सुंदर दृश्य लग रहा है, जैसे मानो कोई नुकसान इसे ना हुआ हो, लेकिन इस पे भी क्रॉस का निशान है। और अंदर चल के देखते हैं कि अंदर का माजरा यहाँ पे क्या है। आइए आपको अंदर की तस्वीर दिखाते हैं। अब हम अंदर की तरफ चलते हैं कि अंदर से यहाँ का दृश्य कैसा है और अंदर देखते हैं हम कि यहाँ पे हालात कैसे हैं। बताया जा रहा है कि अंदर का खौफनाक। आप ही का घर है ये? मेरा घर है सर। ये मैं अभी प्रशासन की तरफ कुछ पेपर लेके जा रहा था सर, क्योंकि ये डे बाय डे में जो है पिछला 3-4 दिन में कुछ और था, आज कुछ और है। तो मैं दिन में 1 या 2 चक्कर अपने घर को देखता हूँ सर। लेकिन अभी तक मैं शासन प्रशासन की जो है तरफ से मेरे को जो है कोई भी ना, तो मैंने घर भी खाली कर दिया सर और कोई पैसा जो है। नाम क्या है? फौज में है क्या सर? मेरा नाम सर प्रेमानंद भट्ट है। मैं एक आर्मी से जो है रिटायरमेंट आया सर। दोबारा सर जो है नौकरी न करने के चक्कर में मैंने अपने व्यवसाय के लिए होम स्टे चलाया था सर। और आज ये होम स्टे का सर ये हालत हो गया है। और अभी शासन प्रशासन से मैं परसों कार्यालय में गया था तो वो बोल रहे हैं कि पहले आवास वालों को जो है मुआवजा मिलेगा और फिर अभी आप लोगों का जो है। लेकिन ये है कि मैंने अपना सामान बाहर में रखा हुआ है और ये दिन पर दिन सब जो है ये इस प्रकार से। यहाँ पे ये रिटायर्ड हैं फौज से और उन्होंने बताया कि अभी प्रशासन से कोई मदद नहीं मिली। हम अंदर का दृश्य देख लेते हैं कि किस तरह का है, क्योंकि अंदर बेहद खौफनाक तस्वीर है। ये देखिए, ये दीवार का झुकाव इस तरफ हो चुका है, दीवार फट चुकी है और किसी भी वक्त ये दीवार, ये पूरा जो मकान है ये गिर सकता है। अंदर की तस्वीरें भी जो हैं वो बेहद डराने वाली हैं और इस पूरे घर में, क्योंकि यहाँ इसको खाली कराया गया है और जो आपने सुना, जो इसके ऑनर हैं उन्होंने कहा कि जो प्रशासन है उनसे कोई मदद नहीं मिली है और इस तरह से इन मकानों को चिन्हित करके इस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं जिस पे अनयूजेबल लिखा गया है, यानी ये रहने योग्य नहीं है। और इन सीढ़ियों पे भी दरारें हैं, अगर आप देखेंगे तो इन सीढ़ियों पे भी दरारें हैं और नीचे की तरफ जो इसी घर से जुड़े हुए 2 और कमरे हैं, अगर उनके भी देखिए ये पूरी छत में दरार आ चुकी है। और यहाँ ये बता रहे हैं जिनका ये घर है कि पहले कम थी ये दरार और पिछले 3-4 दिनों में ये दरार और बढ़ चुकी है। यहाँ पे भी दीवारों में चटक आ चुकी है, दीवारों में जो दीवारें हैं उनमें बड़ी बड़ी दरारें हैं और ये गवाही हैं, आंखों देखा हाल है जोशीमठ का कि यहाँ के लोगों के सामने किस तरह की परेशानियां हैं। न्यूज़ 1 इंडिया लगातार आंखों देखा हाल अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है, शासन प्रशासन तक पहुंचा रहा है, ताकि इन लोगों की मदद हो सके और जहां जहां हालात खराब हैं वो शासन प्रशासन देख सके। वीडियो जर्नलिस्ट रविंद्र के साथ मैं राजेश कुमार, जोशीमठ, न्यूज़ 1 इंडिया। और इसी बीच बड़ी खबर का रुख करेंगे देहरादून से, जहां पर सचिव आपदा रंजीत सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जोशीमठ में पानी का रिसाव कम हुआ है, ऐसा कहना है रंजीत सिन्हा का। उन्होंने ये जानकारी दी। साथ ही रंजीत सिन्हा ने कहा कि दरार वाले भवनों की संख्या बढ़ी है। 849 भवनों में अब तक ये दरारें देखने को मिल चुकी हैं। 4 वार्डों को उन्होंने असुरक्षित भी बताया। 165 आवासों को असुरक्षित बताया गया। 237 परिवारों के 800 सदस्यों को इस वक्त विस्थापित किया गया है। 90 परिवारों को अब तक 2 करोड़
85 लाख रुपए दिए जा चुके हैं। सभी प्रभावितों घरों का सर्वे हो रहा है और उसी की तर्ज पर भवन अब बनाया जाएगा। दरारें जिसमें पाई गई है, जो सर्वे चल रही है उसकी संख्या बढ़ी है। 849 हाउसेस का सर्वे हो चुका है जिसमें दरारें पाई गई है। तो सर्वे गतिमान है, संख्या बढ़ेगी। बाकी जैसा बताया गया था 4 वार्ड को असुरक्षित घोषित किया गया है, वो स्टैंड करता है आज भी। बताया कि पिछले दिनों जब बात हुई थी 240 हो गया है, बढ़ गया है थोड़ा 190 से 240, वो फिर घट के 163 LPM हो गया है। जो विस्थापित किए गए हैं परिवार जिनको सुरक्षित राहत शिविर में ले जाया गया है वो 237 परिवार हैं और 237 परिवारों में कुल सदस्यों की संख्या 800 है। राहत शिविर हैं जो चिन्हित किए गए हैं, जोशीमठ में 665 कक्ष और पीपलकोटी में 491 कक्ष। तो 5000 दिए गए थे घरेलू राहत सामग्री क्रय के लिए। 73 परिवार को किए गए हैं, वो पिछले जैसा ही बरकरार है। बाकी 10 परिवारों को दिया गया था 1,30,000 रुपये SDRF मद से, वो उतना ही है। मकान किराया भी 3 परिवारों ने ही क्लेम किया है, कुछ और परिवार उसमें मांग की है, उसकी जो एप्लीकेशन है उसको प्रोसेस की जा रही है। मेरे ख्याल से उसमें निर्णय NGRI के द्वारा जियो फिजिकल सर्वे किया जा रहा है, जिसमें कि रेजिस्टिविटी टेस्ट होता है, कई तरह के टेस्ट होते हैं, जिसमें कि इलेक्ट्रिक करंट अंदर भेज के देखते हैं कहाँ पर कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी बढ़ रहा है या घट रहा है। उसके हिसाब से प्रोफाइलिंग करते हैं वो अंदर के सॉइल लेयर्स का, या अंदर अगर कोई वाटर चैनल है तो उसका भी प्रोफाइलिंग होती है। वो उनके द्वारा 2 प्रोफाइल पूर्ण कर ली गई है और आंकड़ों का विश्लेषण किया जा रहा है और अन्य जगहों पे भी वो अपनी प्रोफाइलिंग कर रहे हैं। वहीं भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी मामले को लेकर कांग्रेस प्रदेश व्यापी आंदोलन कर रही है और इसी के तहत पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत देहरादून में गांधी पार्क में गांधी प्रतिमा के सामने मौन उपवास पर बैठे। लोक सेवा आयोग द्वारा कराई गई परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने की घटना पर हरीश रावत ने कहा कि यह घटना सामान्य नहीं है। हरीश रावत ने सिस्टम पर सवाल उठाते हुए कहा कि किसी गंभीर षड्यंत्र के तहत ये सब हो रहा है। मुख्यमंत्री को इसे गंभीरता से लेना चाहिए, राज्य के हितों पर इसका दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। साथ ही हरीश रावत ने कहा कि मैं दुखी मन से मौन उपवास पर बैठ रहा हूं। पब्लिक सर्विस कमीशन में इस तरह की घटना सामान्य नहीं है, सरकार इसे गंभीरता से ले। वहीं भर्ती परीक्षाओं के कई अभ्यर्थी भी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को अपना समर्थन देने पहुंचे। अभ्यर्थियों की मांग है कि जिस प्रकार अब तक आयोजित की गई परीक्षा में धांधली देखने को मिली है, आगे होने वाली भर्ती परीक्षाओं में भी धांधली होने की आशंका साफ तौर पर नजर आ रही है। सरकार इस मामले पर तत्काल संज्ञान लेते हुए सभी परीक्षाओं को तुरंत स्थगित कर देना चाहिए। एक सामान्य स्थिति नहीं है कि एक परीक्षा की लीकेज हुई है। इससे लगता है कि सिस्टम के अंदर कुछ गंभीर गड़बड़ियां हैं अंदर, और ये तो एक पहलू केवल सामने आया है और छोटा पहलू सामने आया है। इस प्रकरण में मैं मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करना चाहूँगा, मौन उपवास पर बैठने से पहले वो गंभीरता से चिंतन करें। लीपापोती का कोई भी प्रयास इस संस्था को खत्म कर देगा और राज्य के हितों पर इसका बड़ा दूरगामी प्रभाव पड़ेगा और राज्य के लोक सेवा आयोग के लोगों को भी इस पर मनन करना चाहिए। अब ये सरकार को विचार करना है, आज की सरकार को विचार करना है कि किस तरीके से करेक्टिव स्टेप उठाए जाए, और यदि करेक्टिव स्टेप उठाने के लिए पक्ष विपक्ष को बैठ करके भी बातचीत करनी है तो बैठ करके बातचीत करें, क्योंकि अब ये सामान्य घटना नहीं रह गई। अब केवल हाकम सिंह का हाकम कौन तक ही ये सीमित नहीं है। अब तो लगता है हाकम सिंह की जड़ें भी बहुत गहरी हैं। नहीं होती है तब तक कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाना चाहिए। जैसे 22 तारीख को फॉरेस्ट गार्ड है, इतनी जल्दी क्या पड़ी हुई है। अगर अभी जो है अभी 4 या 5 दिन पहले पटवारी का पेपर लीक हुआ है, तो इतने 2 दिन में कल SIT ने जो है वो क्लीन चिट दे दी। पहली बात तो यह है कि जब STF इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो SIT बनाने की क्या ज़रूरत थी। अगर बना दी थी तो उसमें STF के अधिकारी क्यों नहीं रखे गए। सब पहला पॉइंट तो हमारा यह है। और दूसरा पॉइंट हमारा यह है कि इतनी जल्दबाजी क्यों की जा रही है एग्ज़ाम को लेकर। अगर हमने 6 साल अगर हमने वेट करा है तो हम 2 महीने और भी वेट करने के लिए तैयार है। लेकिन अगर फेयरली ये कंपटीशन नहीं होगा, अगर फेयरली ये एग्ज़ाम नहीं होगा और
कोई जो है जिनके पास पैसे हैं उन्हीं का सिलेक्शन करना है, तो फिर इस एग्ज़ाम का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। नहीं, उत्तराखंड के लाखों युवाओं से जुड़ी बड़ी खबर आपको पहुंचा रहे हैं इस वक्त। यूके पीएससी की 2 परीक्षाओं को एसटीएफ ने क्लीन चिट दे दी है। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती और पुलिस भर्ती परीक्षा को यह क्लीन चिट एसटीएफ की तरफ से दी गई है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। यूके पीएससी ने एसटीएफ को पत्र लिखकर क्लियरेंस मांगी थी और अब जल्द ही पुलिस भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी किया जाएगा। साथ ही पटवारी भर्ती पेपर लीक के बाद संदेह के घेरे में ये दोनों परीक्षाएं आई थी, लेकिन अब फिलहाल एसटीएफ ने दोनों ही परीक्षाओं को अपनी तरफ से क्लीन चिट दे दी है और अब जल्द ही इन दोनों परीक्षाओं के परिणाम घोषित किए जाएंगे। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य से जुड़ी ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तराखंड के लाखों युवाओं से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर इस वक्त सिर्फ न्यूज़ 1 इंडिया पर। पूर्व विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। मुकेश सिंघल के खिलाफ विजिलेंस जांच के आदेश दिए गए हैं। सतर्कता समिति ने निदेशक सतर्कता को यह अनुमति दी है। मुकेश सिंघल को 5 साल में 3 प्रमोशन मिले थे। मुकेश सिंघल का संयुक्त सचिव पद पर डिमोशन भी हुआ। सिंघल पर विवादित एजेंसी RM टेक्नो सॉल्यूशंस के चयन का भी आरोप है। साथ ही 32 पदों पर भर्ती के लिए RM टेक्नो सॉल्यूशंस का चयन किया गया था। RM टेक्नो सॉल्यूशंस का बिल मिलते ही तत्काल 59 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। वहीं उधम सिंह नगर में तैनात सब इंस्पेक्टर की विजिलेंस जांच अब की जाएगी। सब इंस्पेक्टर कविंद्र शर्मा की विजिलेंस जांच होगी। राज्य स्तरीय सतर्कता समिति ने विजिलेंस जांच की अनुमति दी है। कविंद्र शर्मा पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का यह आरोप लगाया गया और अब की जांच की जाएगी। उनकी संपत्ति की यह जांच होगी। आय से अधिक संपत्ति का यह पूरा मामला, जिसमें अब जांच की अनुमति दी गई है। कविंद्र शर्मा पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगा है। हवा में चहलकदमी करते हुए ड्रोन कैमरे ने खोला कच्ची शराब बनाने के अड्डे का राज। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही है, जहां ड्रोन की मदद से जंगलों और नालों के बीच बनाए गए अड्डे तक हरिद्वार पुलिस की टीम पहुंची। आधुनिक टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से गलत काम करने वालों में इससे हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि छुपाकर रखा गया था करीब 10,000 लीटर लहन और शराब बनाने के उपकरण फिलहाल नष्ट किए गए। जंगल और नालों में छुपाकर कच्ची शराब का कारोबार यहां पर किया जा रहा था और उन लोगों को अब चिन्हित किया जा रहा है। 2 शराब तस्करों के विरुद्ध भी हरिद्वार पुलिस ने गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की है। तो ड्रोन के जरिए ये नजर रखी जा रही है और इस दौरान शराब तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। जो नकली शराब बना रहे थे उनका भांडाफोड़ किया जा रहा है। ड्रोन के जरिए जो जंगलों में छिपकर कच्ची शराब बनाने का काम कर रहे थे, वहां तक पुलिस की टीम पहुंची और तब जाकर ये बड़ी कार्रवाई की गई। उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की समीक्षा बैठक की। कृषि मंत्री जोशी ने जिला कृषि अधिकारियों से वर्चुअल माध्यम से बात कर केवाईसी से संबंधित औपचारिकताओं के बारे में विस्तार से जानकारी ली। कृषि मंत्री ने अधिकारियों को राजस्व विभाग से आ रही दिक्कतों को 1 सप्ताह के भीतर दूर करने के सख्त निर्देश भी दिए। भारत सरकार द्वारा किसानों को सम्मान निधि दी जा रही है, उसकी मैंने आज एक समीक्षा बैठक की। मैंने पूरे ज़िले के सभी कृषि अधिकारियों से मैंने व्यक्तिगत रूप से बातचीत की है और जिसका ओवरऑल EKYC में 74%, एलिजिबल फार्मर विद लैंड सीडिंग में 94%, एलिजिबल फार्मर विद आधार सीडेड बैंक अकाउंट्स 83%, तो ओवरऑल 84% है। ये एक अच्छी अचीवमेंट है। लेकिन एक जो प्रैक्टिकल दिक्कत है, जहां हमारे विभाग के अधिकारी पूरी मेहनत कर रहे हैं, रेवेन्यू से थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। इसलिए हमने आज एक पत्र यहाँ से हमारे सचिव ने सारे DM को जारी कर दिया है।
मसूरी शिफनकोट से बेघर परिवारों ने एक बार फिर से हल्ला बोला है। यहां बेघर 84 परिवारों ने राज्य सरकार से उनके विस्थापन की मांग की। ऐसा न करने पर बेघर परिवारों ने 1 मार्च से आंदोलन और अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है। मसूरी देहरादून का बहुत ही प्रस्तावित जो एक रोपवे कार्य था, उसके तहत कोरोना समय में 84 परिवारों को शिफनकोट से बेघर कर दिया गया। गढ़वाल सभा का कार्य रोक दिया गया, जो बहुत ही निंदनीय है। और तमाम वादों के बाद भी, जैसे नगर पालिका द्वारा वादा करा गया, विश्वास दिलाया गया सभी गरीब 84 परिवारों को कि हम जल्द से जल्द आपको आवाज़ देंगे, आपको एक अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देंगे, उसका कोई कार्य नहीं करा गया। माननीय मंत्री जी द्वारा कहा गया कि राज्य सरकार द्वारा आपको भूमि आवंटन होगी, आवास आवंटन होंगे, उस पर कोई कार्य नहीं किया गया। हंस फाउंडेशन द्वारा हंस कॉलोनी के लिए एक स्थापना करी गई, लेकिन आज तक हंस कॉलोनी का कोई अता पता नहीं है। 1 तारीख से एक बड़ा आंदोलन करा जाएगा जो पूरा प्रदेश दिखेगा। कोरोना काल में 2020 में अब 3 साल होने को हैं शिफनकोट वासियों को, जो कि आज़ादी के समय से पहले से वहाँ पर रहते आए हैं और मजदूर वर्ग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, बहुत गरीब लोग हैं, उनको शासन ने जो है और नगर पालिका ने जो है मिल करके रातों रात हटा दिया। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे। देहरादून की जिलाधिकारी सोनिका ने जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान जिले के सभी विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने 96 शिकायतों को सुना और उनके निवारण के लिए अफसरों को आदेश दिए। काफ़ी कंप्लेंट्स आती हैं। आज भी इतना ठंडा होने के बाद भी अभी तक 86 के करीब आ चुकी हैं कंप्लेंट्स, और आ ही रहे हैं लोग, तो रिस्पांस है। और जैसे आज बहुत ही मिक्स कंप्लेंट्स थी। आज अवैध अतिक्रमण के अलावा भी बहुत सारी कंप्लेंट्स थी, जो कि चाहे बिजली, पानी और अस्पताल से रिलेटेड थी। तो काफ़ी तरह की अलग अलग तरह की कंप्लेंट्स आ रही हैं और हम कोशिश कर रहे हैं उनका निस्तारण करें। और इसी के साथ फिलहाल देवभूमि में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।